So today's topic is disaster management. What do you mean by disaster? क्या डेफिनेशन है डिजास्टर की? The dictionary meaning is any calamity or sudden or great misfortune. It is a catastrophe causing injury or illness simultaneously to at least 30 people who will require hospitalization and emergency treatment. तो कोई भी अगर इसी तरह की कोई इमरजेंसी कुछ हो गया, जैसे फ्लड आ गया या अर्थक्वेक है, जिसमें साइमल्टेनियसली अगर मोर देन 30 पीपल इन्वॉल्व हैं और उनको एकदम मेडिकल हेल्प की जरूरत होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिजास्टर. According to WHO, a disaster is any occurrence that cause damage, ecological disturbance, loss of human life, or deterioration of health and health services on a scale sufficient to warrant an extraordinary response from outside the affected community or area. तो यानी कोई भी अगर सडन कोई एक्सीडेंट है और डैमेज हो गया, इकोलॉजिकल डैमेज भी हो गया, जैसे अगर फ्लड है या अर्थक्वेक है, तो उसमें क्या पूरा एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो गया, तो इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो गया या ह्यूमन लाइफ अफेक्ट हो गई, जिसके लिए हमें मैनेज करने के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी और आउटसाइड कोई हमें हेल्प चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिजास्टर. तो ये डेफिनेशन है जो आपको अच्छे से याद करनी है. डिजास्टर की क्या डेफिनेशन है, क्योंकि ज़्यादातर जो आपके इस तरह का कोई शॉर्ट नोट आएगा या एमसीक्यू आता है, तो उसमें डेफिनेशन आएगी शॉर्ट नोट में कि व्हाट इज डिजास्टर, और उसकी डिजास्टर की जिस फैक्टर से हम आगे पढ़ेंगे, या फिर किस तरह के डिजास्टर हो सकता है, मैनमेड डिजास्टर या नेचुरल डिजास्टर. तो आपको WHO डेफिनेशन एटलीस्ट याद होनी चाहिए. And disaster need to be declared when immediate patient load in the emergency or medical services system is greater than normal operators can care for. मतलब अगर जैसे हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल में एक साथ अगर आपके इमरजेंसी में बहुत सारे, जैसे अगर कोई रेल में एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद में एक साथ बहुत पेशेंट लोड बढ़ गया, जैसे आपकी 100 की ओपीडी होती है, सडनली वो ओपीडी बढ़ के 150 हो गई या 200 हो गई, तो वो है डिजास्टर इमरजेंसी. Disaster not confined to a particular part of the world. Many types of disaster, each event having its own special features. Like साइक्लोन है तो उसके अलग फीचर्स हैं, फ्लड आ गया तो उसके अलग फीचर्स हैं, अर्थक्वेक है तो अलग फीचर्स हैं. तो सबसे जो मेडिकल इमरजेंसी है, हर जो डिफरेंट टाइप ऑफ डिजास्टर्स है उनमें अलग अलग मेडिकल इमरजेंसी है. अगर जैसे फ्लड आ गया तो क्या मेडिकल इमरजेंसी होगी? ठीक है, तो उसमें किस तरह की ट्रॉमा से इंजरी से ज़्यादा फ्रैक्चर ज़्यादा होगा, और वहाँ पर अगर आज फ्लड है तो किस तरह की इमरजेंसी होगी? इमरजेंसी किस तरह की होगी? किस तरह की डिजीजेज हम लोग ज़्यादा प्रेवलेंट होगी? वाटर बॉर्न डिजीजेज है ना, कम्युनिकेबल डिजीज ज़्यादा होंगे, वेक्टर बॉर्न डिजीज ज़्यादा होंगे, न्यूमोनिक डिजीज ज़्यादा होंगी सकता है, क्योंकि वहाँ पे पूरा जो शेल्टर है वो डिस्टर्ब हो गया. तो वहाँ पे वेक्टर बॉर्न डिजीजेज ज़्यादा मिलेंगी, वहाँ को रेस्टो इंजेक्शन और डिजीजेज वो ज़्यादा मिलेंगी, फूड बॉर्न डिजीज ज़्यादा मिलेंगी, वाटर बॉर्न ज़्यादा मिलेंगी. तो अलग अलग जो सिचुएशन है उनके जो मेडिकल इमरजेंसी या ट्रीटमेंट है वो आपको डिफरेंट है. Relative number of injury and death differs and depends on the following factors. Like type of disaster किस तरह का है, इस पे डिपेंड करेगा कि आपको किस तरह का
रेस्क्यू देना, फर्स्ट एड किस तरह का देगा, मेडिकल जो फैसिलिटीज़ हैं आपको किस तरह की वहाँ पे अवेलेबल करानी है, वो डिजास्टर किस तरह का है, अर्थक्वेक है, कोई साइक्लोन है या कोई फ्लड है, तो उसमें अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरह से आपको उसको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट या जो मेडिकल इमरजेंसी है वो ट्रीट करनी है. देन डेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन, किस एरिया में है उस पर डिपेंड करेगा कि जो आपके रेस्क्यू मेजर्स हैं वो किस तरह के होंगे. देन कंडीशन ऑफ द एनवायरमेंट and degree of preparedness and opportunity of the warning. Morbidity in disaster situation classified as injury, emotional stress, epidemic of disease and increase in indigenous disease. तो किस तरह का एपिडेमिक इंक्रीज होंगे ड्यूरिंग डिजास्टर मैनेजमेंट में, किस तरह के एपिडेमिक डिजीज है नो कॉमन. एपिडेमिक किसको कहते हैं, क्या होता है एपिडेमिक, क्या डिफरेंस है एपिडेमिक और कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट. अगर जियोग्राफिकल एरिया में कोई डिजीज है कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट है, दैट मीन्स इट इज एंडेमिक. और एपिडेमिक लाइफ हो गया कोई एक भी केस मतलब जैसे हमारे बात करें तो भी का एक भी केस अगर सिंगल केस में हमने डिटेक्ट किया तो वो एपिडेमिक है. तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है जब डिजास्टर है तो उसमें किस तरह से एपिडेमिक हमारे हमें देखने को मिलेगा. मलेरिया न्यूरोटिक डिजीजेज में कौन सी कॉमन होंगी, तो ओनली हमें कौन सी न्यूरोटिक डिजीजेज जो ज़्यादा हम देखने को टेक्नोस मिलेगा, मलेरिया आपको सडन इंक्रीज हो जाएंगे नंबर. तो एपिडेमिक मतलब सडन इंक्रीज इन द नंबर जो यूजुअली प्रेजेंट होते हैं ज़्यादा होते हैं. What do you mean by risk? Risk is a measure of expected losses due to hazardous events. The level of risk depends upon nature of the hazard, vulnerability of the elements which are affected, and economical value of these elements. Vulnerability मतलब predisposition of a community, structure, service, and geographical area to damage on account of their nature, construction, and proximity to hazardous terrains on its disaster-prone area. Hazards मतलब phenomena that pose a threat to people, structure, or economical assets and which may cause a disaster. What is difference between emergency and disaster? Emergency is a situation in which the community is capable of coping, and in disaster, a situation in which the community is incapable of coping. क्योंकि डिजास्टर में एकदम सडन डिस्ट्रक्शन हो गया है तो जो कम्युनिटी है वो उसको मैनेज नहीं कर सकती. तो हमें इसीलिए जो हमारी वैक्सीनेशन में भी हमने देखा कि आउटसाइड रिसोर्सेज की जरूरत है. Then generated by real or imminent occurrence of an event that require immediate action, and disaster may be natural or man-made event causing intense negative impact on the good services and or the to the environment. And in emergency require immediate action, immediate attention of emergency resources and assist of government and international agency is mandate. क्योंकि डिजास्टर में जो हमारा डिस्ट्रक्शन हुआ है, जो इम्बैलेंस हुआ वो इतना ज़्यादा हुआ है कि आपको इस कम्युनिटी लेवल पर या स्टेट लेवल पर उसको हम फोकस नहीं कर सकते. तो आउटसाइड रिसोर्सेज की या नेशनल लेवल की रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है. ये लास्ट फ्रेंड से बहुत आवाज़ आ रही है, आपको पढ़ना नहीं है क्या?
लास्ट रो, सेकेंड ड्राफ्ट दो। इतना भी बातें कर रहे हो आप लोग। क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर, मे बी नेचुरल डिजास्टर और मैन मेड डिजास्टर। कोई एग्जाम्पल आप दे पाओगे मैन मेड डिजास्टर? एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड डिजास्टर। क्या हुआ था? Disaster management is the managerial function charged with creating the framework within the community, reduce vulnerability to hazard, and cope with disaster. And there is three fundamental aspects of disaster management: response, preparedness, and mitigation. डिजास्टर साइकिल पे शॉर्ट नोट भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट डिजास्टर साइकिल है। तो देयर इज थ्री फंडामेंटल एस्पेक्ट है। फर्स्ट इज रिस्पॉन्स, सेकंड इज प्रिपेयरनेस एंड मिटिगेशन। एंड दिस इज डिजास्टर साइकिल स्टार्ट विथ, जैसे डिजास्टर हुआ देन इम्पैक्ट और रेस्पॉन्स। तो फर्स्ट स्टेज है दैट इज इम्पैक्ट और रेस्पॉन्स, सेकंड इज रिकवरी फेज और रिहेबिलिटेशन, थर्ड इज mitigation, and fourth stage is preparedness. So this is the 5 stages of disaster cycle. First is impact or response, second is first is impact, second response, recovery or rehabilitation phase, mitigation phase, and preparedness. रेस्पॉन्स और रिकंस्ट्रक्शन जो फेज है वो रिकवरी फेज आफ्टर डिजास्टर। जैसे डिजास्टर कोई हुआ, कोई इमरजेंसी हुई, उसके बाद में जो हमारा फर्स्ट जो फेज आ रहा है वो इम्पैक्ट फेज है, रेस्पॉन्स फेज है एंड रिहेबिलिटेशन या रिकंस्ट्रक्शन फेज है। देन उसके बाद में स्टार्ट होता है मिटिगेशन एंड प्रिपेयरनेस। ये रिस्क रिडक्शन फेज बिफोर ए डिजास्टर। तो जब डिजास्टर नहीं हुआ उसके पहले भी गवर्नमेंट को या स्टेट लेवल पर हमको कुछ प्रिपरेशन रखनी पड़ती है। तो जिससे कि अगर कभी कोई डिजास्टर हो तो उसके लिए ऑलरेडी आप प्रिपेयर हो उससे फाइट कर लेते हैं। जैसे आप हॉस्पिटल वगैरह में जाएंगे तो वहाँ क्या डिजास्टर ऑक्सीजन वगैरह देखिए, फायर सेविंग ऑक्सीजन होती है वहाँ पे फायर और अनाउंसमेंट होता है, उसी टीम है उसकी लोग होती है वो जगह जाती है, किस तरह से वहाँ से वो लोगों को बचाने वो पूरी लॉकमेंट होती है। इसी तरह से अगर कार्डियक पेशेंट है तो अगर कोई इवेंट
इमरजेंसी एरिया में उसके लिए कोड अनाउंसमेंट और जो भी टीम होती है उसके अंदर या स्टाफ है कार्डियोलॉजिस्ट है उनके लिए इमीडिएटली अगर इस तरह की सिचुएशन बनी आ जाए तो उसको हैंडल करने के लिए उसके साथ में फाइट करने के लिए आप प्रिपेयर हैं. तो मिटिगेशन फेज है और प्रिपेयरनेस फेज है. फिर बिफोर डिजास्टर डिजास्टर हो रहा है उससे पहले का फेज है और रेस्पॉन्स फेज और रिकंस्ट्रक्शन फेज है. दैट इज आफ्टर द डिजास्टर. प्रिपेयरनेस that is activity prior to disaster. Example है preparedness plans, emergency exercise, training and warning system. Response activity during a disaster and like emergency services, rescue कैसे करेंगे, search कैसे करेंगे patient को. Then recovery phase activity following disaster like temporary housing या फिर उसको long term medical care करेंगे, counseling करेंगे. And mitigation activities where reduce the effort of disaster. तो जो प्राइमरी फेज है जिसको हम बोलते हैं रेस्पॉन्स फेज. इमीडिएटली क्या करोगे अगर कोई डिजास्टर हुआ है तो इमीडिएट एक्शन क्या होगा. तो वही 6 आवर आपको करना है. सबसे पहले आप सर्च करेंगे, रेस्क्यू करेंगे और फर्स्ट एड देंगे. सबसे पहले ये काम होगा सबके एरिया में अगर डिजास्टर कोई हुआ है तो सबसे पहले हमें उनका सर्च करना है, उसको रेस्क्यू करना और फर्स्ट एड देना है. वो कितना टाइम में होना चाहिए. विदिन 6 आवर आपको ये सारे काम करने. देन 6 to 24 आवर में ट्रांसपोर्टेशन, सैनिटेशन एंड इम्यूनाइजेशन. ठीक है. अगर कोई पेशेंट सीरियस है तो उसको नियर बाय जो भी हेल्थ फैसिलिटी है उसमें ट्रांसपोर्ट करना. देन 1 to 60 डेज में फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एंड रिहेबिलिटेशन. तो इमीडिएट एक्शन क्या है. सर्च, रेस्क्यू एंड फर्स्ट एड. उसके बाद में हम ट्रीटमेंट करेंगे तो उसको ट्रांसपोर्टेशन करेंगे. देन रिहेबिलिटेशन. डिजास्टर रेस्पॉन्स. तो फर्स्ट स्टेज जो है डिजास्टर इम्पैक्ट और रेस्पॉन्स. रेस्पॉन्स मेजर्स आर यूजुअली दोज विच आर टेकन इमीडिएट प्रायर टू द फॉलोइंग डिजास्टर इम्पैक्ट. मोस्ट इंजुरी ड्यूरिंग इम्पैक्ट, so greater need of emergency care during first few hours. तो फर्स्ट जो हमने बात की 6 आवर में हमें क्या जरूरत है, इमरजेंसी केयर देने की. देन इसमें जो हमने फर्स्ट एक्शन हमारा होगा सर्च, रेस्क्यू एंड फर्स्ट एड. तो इमीडिएट आफ्टर ए डिजास्टर ऑर्गेनाइज रिलीफ सर्विसेज अनेबल टू कैटर टू द नीड्स ऑफ विक्टिम ऑनिंग टू ग्रेट नंबर. तो इमीडिएटली अगर कहीं पे भी कोई डिजास्टर हुआ है तो जो सर्विसेज है मेडिकल सर्विसेज, क्योंकि अगर कोई फ्लड आ गई है या कोई अर्थक्वेक है तो वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज जो थी वो भी डिस्ट्रॉय हो गई. तो इसलिए हमें बाहर से जो भी सर्विसेज मिलेंगे इमीडिएटली नहीं मिलेंगे. तो वहाँ पे जो कम्युनिटी है जिसमें सर्वाइवर्स है उन्हीं का फर्स्ट वो हेल्प करेंगे जो लाइव पर्सन है उनको रेस्क्यू करना और सर्च करने के लिए और फर्स्ट एड के लिए. तो मोस्टली हेल्प कम्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सर्वाइवर्स. So in this picture, uninjured survivors helping to the injured people. सेकेंड जो फर्स्ट हमने सर्च किया उसको मैं फर्स्ट एड दिया. देन उसके बाद में फील्ड केयर. ऑल हेल्थ केयर रिसोर्सेज टू बी डायरेक्टेड टुवर्ड द न्यू प्रायोरिटी, बेड अवेलेबिलिटी एंड सर्जिकल सर्विसेज टू बी मैक्सिमाइज, प्रोविजन ऑफ फूड एंड शेल्टर, सेपरेट सेंटर फॉर डीलिंग विद इंक्वायरीज बाय रिलेटिव्स and priority to victim identification and enough space in mortuary. Then trials. तो जो डिजास्टर रिस्पॉन्स में हमने जो स्टेजेस देखी है, फर्स्ट हम क्या करेंगे, कोई भी डिजास्टर रिस्पॉन्स 3 स्टेजेस हमने देखी. डिजास्टर रिस्पॉन्स, मिटिगेशन एंड प्रिपेयरनेस. डिजास्टर रिस्पॉन्स में ही हम देख रहे हैं कि जो हमारा फर्स्ट सेक्शन है दैट इज सर्च, रेस्क्यू एंड फर्स्ट एड. उसके बाद में हमारा है कि हम इसको रिलीज करके करेंगे. देन ट्रायल्स. ट्रायल्स क्या है, ट्रायल्स भी आपके शॉर्ट नोट आता है. ठीक है. तो
rapid classification of injured on the basis of severity of injury and chances of survival. High priority given to those better prognosis by simply intensive care. तो हाई प्रायोरिटी में जो है रेड कलर है वो क्या इंडिकेट करता है? हाई प्रायोरिटी. मतलब ये नहीं है कि हमें लग रहा है कि पेशेंट के सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा हैं, उसको ज़्यादा हम केयर दे रहे हैं या उस पर सारे रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हैं. तो अगर मिनिमम केयर के बाद में अगर जिसके सर्वाइवल वाले चांसेस ज़्यादा हैं, सबसे पहले उनके लिए हम प्रायोरिटी रखेंगे. तो रेड कलर फॉर हाई प्रायोरिटी ट्रीटमेंट और ट्रांसफर. देन येलो मीडियम प्रायोरिटी, green color for ambulatory patients and black for dead and morbid patients. Then priority bar जो last stage है वो tagging है. Victim to tag with particular like name, age, place of origin and price category and diagnosis and initial treatment. तो उसके tagging करते हैं जो भी patient को हम transfer कर रहे हैं उसके उसका पूरा डिटेल, उसका नेम है, एज, उसका डायग्नोसिस क्या है और इनिशियल ट्रीटमेंट क्या दिया है, उसके एक कार्ड पे उसमें लगाते रखते हैं जिससे कि जब भी वो रेफर हो तो ऑलरेडी उसको क्या ट्रीटमेंट दिया गया है वहाँ पे और जिस हॉस्पिटल में वो रेफर कर रहे हैं वहाँ पे वो आइडेंटिफाई करते हैं. देन टेकिंग केयर ऑफ डेथ, रीएड्रेस मैकेनिज्म टू रिसीव रिलेटिव, रिमूवल ऑफ डेड बॉडीज, शिफ्टिंग टू द मॉर्चुरी एंड मास क्रिमिनेशन. रिलीफ फेज, the disaster stricken area are assisted from outside and returning to their proper level of functioning following the event. Type and quantity of relief supply is determined by type of disaster and resources available. In initial phase, most important supplies are health supply to treat casualty and resources to prevent communicable disease. For managing the relief supply, principal component are acquisition of the supplies, transportation of these supplies, storage of supply material and distribution. इस रिलीफ फेज में हम मेनली किस चीज़ के लिए, तो रिलीफ फेज में क्या करेंगे, आपने ट्रीटमेंट कर दिया तो पेशेंट को उनका ट्रांसफर कर दिया. रिलीफ फेज में क्या करेंगे, अगर किसी एरिया में अगर डिजास्टर हुआ है तो उसके लिए रिलीफ फेज में क्या करेंगे, मेन हमारा क्या फोकस रहेगा उनको उनको फूड सप्लाई प्रॉपर हो और उनको शेल्टर दें. ये इस पर डिपेंड करता है जो हमारे रिलीफ फेज है वो इसमें हमारे क्या कंपोनेंट रहेंगे कि जो भी सप्लाई होगा तो क्या आपने जगह भी जैसे कहीं से फ्लड आती है तो जब वो कलेक्ट करते हैं, उसको क्लोथ कलेक्ट करते हैं, खाना बेचते हैं, तो उसके लिए एक्विजिशन ऑफ सप्लाई की कितना सप्लाई हुआ है उसका स्टोरेज प्रॉपर होना चाहिए. अब वो डिस्ट्रीब्यूट उस एरिया में प्रॉपरली होना चाहिए. तो जो मेन फोकस है वो हमारा एक्विजिशन ऑफ द सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दिस मटीरियल and storage of supply material and distribution. This is picture of a relief camp. Planning of relief, management of medical supply, assessment of immediate health needs and care and shelter and environmental management. सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कभी भी डिजास्टर कोई है उसके बाद में कि एनवायरमेंटल मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स हैं वो एनवायरमेंटल डिजीज़ की है. तो हम कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात करें, जूनोटिक डिजीज़ की बात करें या वाटर बॉर्न डिजीज़ या फूड बॉर्न डिजीज़ है, तो एनवायरमेंट को हमें एनवायरमेंटल सैनिटेशन का ध्यान रखना है. इसमें मेनली एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में वाटर सप्लाई, बेसिक सैनिटेशन होना चाहिए, पर्सनल हाइजीन एंड वेक्टर कंट्रोल. देन फूड सेफ्टी, क्लोथिंग एंड यूटेंसिल्स की हाइजीन होना चाहिए प्रॉपर एंड डिस्पोजेबल ऑफ डेट. Epidemiological surveillance and disease control, increase of communicable disease during disaster by overcrowding and poor sanitation in temporary settlements. Mitigation during emergency may introduce disease to new areas either by man or by animals. Disturbance to or damage of water supply and sewage and power systems. Diversion of relief work, distribution of routine control program. तो मेनली क्या प्रॉब्लम आ रही है डिजास्टर में, आपको वाटर सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रहा है, रूटीन सर्विसेज की मेडिकल केयर वो भी डिस्टर्ब हो रही है और प्रॉपर
जो सीरियस सिस्टम है वो प्रॉपर नहीं है, तो ये सारी एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलेंस के लिए हमें सारा उसको देखना है कि उस एरिया में किस तरह की प्रॉब्लम हो रही है। To combat communicable disease in emergency, implement all public health measures, reliable disease reporting system to identify outbreaks and prompt control measures, investigate all reports of disease outbreaks. मेन एम क्या होता है हमारे एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलेंस का? वैक्सीनेशन जरूरी है क्या? वैक्सीनेशन कौन कौन से कौन सी डिजीज है जिनके अगेंस्ट वैक्सीनेशन होना चाहिए? कौन सी डिजीज कॉमन है? जो मैं बात की वाटर बॉर्न डिजीज ज़्यादा है, तो वाटर बॉर्न डिजीज कौन कौन सी हैं जो ज़्यादा डिजीज केसेस बढ़ेंगे? टाइफाइड और कोलेरा और टेटनस, जैसे अगर इंजरी होती है तो टेटनस को लेते हैं। बट अकॉर्डिंग टू WHO ये है कि हमें वैक्सीनेशन नहीं करना है, सिर्फ जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनको ही वैक्सीनेट करना है, और टेटनस का इंजेक्शन हमें जो परसेंट है जो इंजर्ड है जिनको रिक्वायरमेंट है सिर्फ उनको टेटनस का इंजेक्शन देना है। क्यों नहीं करते हम वैक्सीनेशन? बिकॉज compliance poor due to multi-dosing, large number of workers engaged who otherwise could be utilized elsewhere, supervision of sterilization and injection technique impossible, and mass vaccination may induce a false sense of security. इसलिए वैक्सीनेशन अकॉर्डिंग टू WHO वैक्सीनेशन मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ हमें हेल्थ प्रोफेशनल है उनको वैक्सीनेट करना है और टेटनस इंजेक्शन देना है जो इंजर्ड पर्सन है। Vaccination is only necessary for health workers. Best protection is maintained of high-level immunity in general population by routine immunization before the disaster. अगर previously अगर वहाँ पे सभी लोग वैक्सीनेटेड हैं, रूटीन इम्यूनाइजेशन वहाँ पे ऑफर है, तो हमें पोस्ट डिजास्टर वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। Disaster affects nutrition depend on type, duration, extent of the disaster and pre-existing nutritional condition. An infant, pregnant and lactating mother and sick more vulnerable. Effect food relief program includes assessing of food supply after disaster, estimating the nutrition need of the affected population, calculating daily food ration and need for large population groups, and monitoring the nutritional status of affected population. आप कैसे किस तरह से आप कितनी पॉपुलेशन है, उसमें से कितने बच्चे हैं, कितने एडल्ट हैं, कितने लैक्टेटिंग मदर है, प्रेग्नेंट फीमेल है, उसके अकॉर्डिंग हमें उनका कैलोरी रिक्वायरमेंट काउंट करना है और उसी हिसाब से राशनिंग करनी है। अगर किसी का फूड वहाँ पे दे ही नहीं है, अगर गवर्नमेंट सप्लाई कर रही है तो कितना फूड सप्लाई करना है, कितना कैलोरी देना है, तो वो अफेक्टेड पॉपुलेशन को मेजर करेंगे कि उनमें से
हैं उसमें एडल्ट हैं, उसके अकॉर्डिंग इनका हम असेस करेंगे कि हमें कितना रिक्वायरमेंट है। तो डिजास्टर सिचुएशन में हम किस तरह से एनर्जी रिक्वायरमेंट किस तरह से निकालते हैं, तो अलग अलग एज ग्रुप में अकॉर्डिंग हमारे एनर्जी रिक्वायरमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे कि टोटल पॉपुलेशन जो एपिडेमोलॉजिकल सर्विलेंस हमने बात की कितनी कर रहे हैं, तो उसमें हम वो भी लिखते हैं कि कितना एज है, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, किस एज ग्रुप में प्रेगनेंट फीमेल कितनी है, या लैक्टेटिंग कितनी है, या डिजीज पर्सन कितने हैं, तो वो हमारे आगे जितना भी रिलीफ फर्क होता है उसमें हेल्प है। देन डिजीज रिस्पॉन्स की बात की, उसके बाद में आ रहा है हमारा सेकंड फेज जो है रिहेबिलिटेशन फेज। देन सर्विसेज टू बी रिकंस्ट्रक्टेड, रीऑर्गेनाइज एज हेल्थ नीड एंड चेंजेस फ्रॉम कैजुअलिटी टू नॉर्मल रूटीन प्राइमरी हेल्थ केयर एंड प्रायोरिटी शिफ्ट फ्रॉम हेल्थ केयर टू एनवायरमेंटल मेजर्स। तो मेन जो हमारी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी अगर डिजास्टर हुआ है तो मेन जो प्रॉब्लम आ रही है, तो वाटर हाइजीन की प्रॉब्लम आ रही है, वाटर प्रॉपर सप्लाई होना चाहिए। देन सैनिटरी लैट्रिन वगैरह की वहाँ प्रॉपर होना चाहिए, डिस्पोजेबल जो डिस्पोजल प्रॉपर होना चाहिए, वेक्टर कंट्रोल होना चाहिए। तो रिहेबिलिटेशन में जो हम करेंगे कि वाटर प्रॉपर सप्लाई होना चाहिए, देन उसका जो वहाँ पे जो वेक्टर कंट्रोल है वो वहाँ पे प्रॉपर होना चाहिए। तो फर्स्ट जो प्रायोरिटी है वो वाटर सप्लाई की है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी टू एंश्योर वाटर सप्लाई इन इमरजेंसी। तो क्लोरीनेशन करेंगे, तो क्लोरीनेशन में हमारा जो क्लोरीन दिमाग रेजिडुअल क्लोरीन है वो कितना होना चाहिए, वैसे कितना होता है नॉर्मल, नॉर्मल कितना है रेजिडुअल क्लोरीन जो है वो नॉर्मल कितना होता है 0.5 ppm, और इस टाइम होना चाहिए 0.7 ppm होना चाहिए। ठीक है, existing and new resources require protection like restriction, access to people and animals, adequate excreta disposable at a safe distance, prohibit washing, bathing any animal husbandry upstream, upgrade wells towards the protected from contamination, estimate maximum use of wells and ration water if necessary. वाटर सप्लाई कितना होना चाहिए, तो ड्यूरिंग इवेक्यूएशन 3 लीटर पर पर्सन पर डे, एंड रिलीफ ऑपरेशन में 40 to 60 लीटर पर्सन इन फील्ड ऑफ हॉस्पिटल्स, 20 to 30 लीटर पर्सन इन मास फीडिंग सेंटर्स एंड 50 to 20 लीटर पर्सन इन टेम्परेरी शेल्टर एंड कैंप। डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर कैसे करेंगे, क्लोरीन टैबलेट 1 टैबलेट फॉर 1 लीटर ऑफ वाटर, ग्रेन्यूल कैल्शियम हाइपोक्लोराइड 1 teaspoon for 8 liter of water to make a soft solution. 1 part of solution to be added in 100 parts of water, allowed to stand for 30 seconds. And sodium hypochlorite bleach 10 drops for 1 liter of water. तो मेन हमारा जो फोकस है कि वाटर सप्लाई है वो प्रॉपर होनी चाहिए और वाटर डिसइंफेक्शन है। Iodine tablet 1 tablet for 1 liter of water, iodine solution 5 drops of tincture iodine for 1 liter of water, and potassium permanganate. Then second is food safety. Every precaution taken to prevent foodborne diseases, person hygiene to monitor and maintain in people involved in food preparation, basic sanitation and personal hygiene, ensure safe disposal of excreta, emergency latrine facility to set in the camp, washing and cleaning and bathing facility to be provided. Vector control, intensification of vector-borne disease control program during crisis situations, special concern for like malaria, dengue, leptospirosis and plague. Then second, the third stage है disaster mitigation. तो अभी तक हमने पढ़ा डिजास्टर इम्पैक्ट और रिस्पॉन्स, इसमें कौन कौन सी स्टेजेस थी, डिजास्टर इम्पैक्ट और रिस्पॉन्स जस्ट आफ्टर डिजास्टर एक्शन लेना।
वाटर का अपनी बात की हम किस तरह से क्लोरीनेट करें, किस तरह से इसका वाटर जैसा कंट्रोल के लिए फॉगिंग वगैरह करेंगे इस एरिया में, जैसे कौन सी कंपनी का डिजीज वो पाना है आपको तो वाटर बॉन्ड वगैरह और वाटर बॉन्ड और इसके अलावा मलेरिया इसके लिए हम वाटर सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए, सैनिटेशन प्रॉपर होना चाहिए, शेल्टर होना चाहिए, वेक्टर कंट्रोल होना चाहिए। देन सेकेंड जो हमारे थर्ड स्टेज है दैट इज डिजास्टर मिटिगेशन। दिस इन्वॉल्व मेजर्स डिजाइन फॉर लेसनिंग द लाइकली इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी। तो वो तो इमीडिएट आफ्टर हमने जो बात करी डिजास्टर रिस्पॉन्स और रिहेबिलिटेशन की, दैट इज आफ्टर डिजास्टर है। और ये प्री डिजास्टर, अगर कोई डिजास्टर के पहले की जो प्रिपरेशन है बाय हमारे गवर्नमेंट या जो हमारी हेल्थ फैसिलिटीज के, डिजास्टर नहीं हुआ उसके पहले की मिटिगेशन और प्रिपेयरनेस, डिजास्टर होने के पहले की प्रिपरेशन इंक्लूड एप्रोप्रिएट लैंड यूज प्लानिंग, flood mitigation work, improved building codes, improved structural quantity of school, house and other buildings so that medical casualty can be minimized, ensure the safety of health facilities and public health services including water supply, sewerage system to reduce the cost of rehabilitation and reconstruction. Mitigation complements the disaster preparedness and disaster response activities. Disaster preparedness, long-term development activity with goal to strengthen capacity and capability of a country to manage all type of emergency. तो disaster जो preparedness है उसका मेन काम है capacity building. Capacity building क्या होती है? Capacity building मतलब man, material और manpower. इसलिए तो आप existing जो आपको strengthen करना है। जैसे अगर हम बात करें हमारे हॉस्पिटल की बात करें उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग में क्या करेंगे कि जहाँ पे जो वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी उसको हम अवेयर करें, उनको नॉलेज है और उनको जैसे मॉडलिंग जो अपने पास बात करते हैं मॉडलिंग कराते हैं या हम अलग अलग डिफरेंट कोड है आप देखोगे तो हॉस्पिटल में देखोगे अलग अलग कोड है, हिंदी कोड है, पिन कोड है, जैसे बच्चा हो गया हॉस्पिटल के बाहर हो गया उसके लिए अलग कोड है, फायर के लिए अलग कोड है, तो अलग 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 कोड है। कैपेसिटी बिल्डिंग है कि आप इतना कैपेबल बनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना। गवर्नमेंट का क्या काम है कैपेसिटी बिल्डिंग में? गवर्नमेंट के रिसोर्सेज और उनके पास होना चाहिए। अगर कोई तरह की सिचुएशन आए तो उनके पास रिसोर्सेज डेवलप करो, मैन पावर डेवलप करेंगे, मटीरियल डेवलप करेंगे कि हमें इनके जैसी सिचुएशन में हम किस तरह से उसको इमीडिएट एक्ट करें। Should bring about an orderly transition from relief to recovery and back to sustained development. Objective is to ensure that system, procedure and resources are in place to provide prompt assistance, and it is an ongoing multi-sectoral activity for evaluate the risk of country, region of disaster and adopt standard of regulation.
organize communication, information and warning system, ensure coordination response mechanism, ensure that resources are available and can be easily mobilized in disaster for improved preparedness, and develop public education program, coordinate information sessions with news media, and organize disaster stimulation exercise that test response mechanism. Vision for preparedness at local level, effective and appropriate preparedness program can avert considerable losses. First response is from the community as disturbed or transport system may differ external help and resource available easily pooled at the local level. Sustained development best achieved when community designs the assistance program themselves. तो इसलिए कम्युनिटी जो प्रोग्राम्स है या कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पे ज़्यादा फोकस है, क्योंकि अगर किसी तरह का डिजास्टर हुआ है तो आउटसाइड जो असिस्टेंस है वो हमें थोड़ा बाद में मिलेगी, क्योंकि उस टाइम में आपका जो नेटवर्क है वो सारा डिस्टर्ब हो गया, रोड डिस्टर्ब हो गई, रेलवे डिस्टर्ब हो गया। तो इसलिए जो कम्युनिटी है उसको स्ट्रेंथनिंग करनी है, कम्युनिटी लेवल पर ही हमें प्रिपेयरनेस करनी है, अपना प्रिपेयर करना हम आपको लेना है कि वो इमीडिएट हेल्प के लिए तैयार है। Policy development, establish long-term goals, assign responsibility for achieving goals, establish recommended work for practices, determine criteria for decision making. Policy tends to be top-down, implement or strategy arising from policy tends to bottom-up. जो भी पॉलिसीज बनती हैं वो टॉप डाउन पॉलिसी, टॉप डाउन मतलब आप गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पॉलिसी बना रही है और उसके बाद में वो इम्प्लीमेंट होगी, और इम्प्लीमेंट जो होती है तो वो आपको कम्युनिटी लेवल पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो पॉलिसी जो मेकर्स हैं वो सेंट्रल लेवल पर हैं, बट जो इम्प्लीमेंट की हो रही है वो हमारी डिसेंट्रलाइजेशन इसका होगा, और जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट होगी वो कम्युनिटी लेवल। Six sectors required for response and recovery strategy like communication center, health sector, social welfare sector, police, search and rescue and transport. तो ये जो सेक्टर्स हैं ये कोई भी डिजास्टर मैनेजमेंट है इसमें इन्वॉल्व। देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आप डिजास्टर मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है, लाइक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट NIDM, इसका लोगो है NIDM का, एंड 1995 में इसको एस्टेब्लिश किया था। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसके नोडल ऑफिसर हैं, और जो हेड ऑफ द जो हेड है NIDM का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, दैट इज यूनियन होम मिनिस्टर। एंड पर्पज क्या है इसका? पॉलिसी इंफॉर्मेशन के लिए, रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर। देन नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, तो 2006 में जो नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, इस तरह का जो ये इसका लोगो है। और इसमें जो आपने बात की ना, कहीं पे भी फ्लड आता है तो हम बात करते हैं कि बटालियन वहाँ पहुँच गई, BSF के लोग पहुँच गए, तो इसमें 10 और मोर बटालियन इन्वॉल्व है। जब भी कोई इस तरह का डिजास्टर होता है तो जो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है वो इमीडिएट एक्शन लेती है। देन देर इज इमरजेंसी नंबर है 112 फॉर पैन इंडिया, इमरजेंसी नंबर है जो डिजास्टर के लिए। एंड इमरजेंसी असिस्टेंट बाय पुलिस, जब भी हम इस नंबर पे कॉल करेंगे तो जो भी इमीडिएट एक्शन है बाय पुलिस है या हेल्थ केयर वर्कर है, मैनेजमेंट के थ्रू इमीडिएट एक्शन है। Prime Minister is in charge of National Disaster Management Authority, and Union National Disaster Risk Reduction Program, इसकी 4 स्ट्रेटेजी है: अंडरस्टैंड डिजास्टर रिस्क, इम्प्रूव डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस, इन्वॉल्व इन द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड इनहांस डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। इंडिया में अर्थक्वेक का 57% लैंड है जो अर्थक्वेक के लिए
वनरेबल है, 12% इज सीवियर, तो इसलिए वनरेबल है, 68% इज लैंड इज वनरेबल टू ड्रॉट, 12% फॉर फ्लड एंड 8% फॉर साइक्लोन.